गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपकी पाठ्य पुस्तक स्पंदन के चैप्टर 8 के बारे में पढ़ा था। उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था जिसका नाम था प्रेमचंद्र का बचपन, और जिसकी रचना उनके पुत्र प्रेमचंद्र अमृत राय ने की है। इस कहानी में आपने प्रेमचंद के बचपन की कुछ कहानियाँ सुनी थी, और जहाँ पर हमने एंड किया था वहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि मुंशी प्रेमचंद्र और उनके बड़े भाई ने एक बार मिलकर घर से 1 रुपया चोरी किया, और चोरी करने के बाद अपनी कापी किताबें उठाई और स्कूल जाने का रास्ता लिया। अब उसके आगे चलते हैं। बरसात के दिन थे, आसमान पर बादल छाए हुए थे जैसे आजकल है। हम दोनों खुशी खुशी मकतब चले जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। हवाई किले मतलब मन में बड़ी बड़ी बातें सोचना, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक है। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था, इसलिए रुपया इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज़्यादा दिनों तक चल सके। उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी। मतलब 1 रुपये में होते हैं 16 आने, और 16 आने में से 5 आने में बहुत अच्छी मिठाई मिल जाती थी। तो सेर भर मिलती थी, मतलब 1 किलो। मतलब अगर ये 1 रुपये की मिठाई खरीदें तो 3 किलो मिठाई मिल जाएगी, और 1 पैसा बच भी जाएगा, 1 आना बच भी जाएगा। तो आधा सेर मिठाई से हम दोनों अफर जाते। उन्होंने सोचा कि आधा किलो अगर खरीद लेंगे तो दोनों लोग यहाँ तक खाएंगे, यहाँ तक एकदम भर जाएंगे। लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज़ खानी चाहिए जिसमें मज़ा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। और उनकी नज़र अमरूदों पर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। कुर्तों में जो जेब थे वो 12 अमरूदों से भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से पूछा, रुपया कहाँ पाया लाला? चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज़्यादा नहीं, 2-3 किताब ही पढ़ चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे ना थे तो चाचा जी ने रुपया दे दिया। अब मदरसे पहुँचे। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल उड़ाने जाएंगे। बुलबुल एक पक्षी होता है। यह खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बहार रहेगी, मज़े से रेवड़ियाँ खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुँचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना पाठ याद करके सुना दें। जो होमवर्क याद करने के लिए दिया गया है वो सुना कर जाएंगे। जो सबक नहीं सुना पाएगा उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, प्रेमचंद को तो मिल गई, लेकिन हलधर कैद कर लिए गए, उनको छुट्टी नहीं मिली। और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतज़ार नहीं किया। अगर पैसे हलधर के पास होते तो मैं इंतज़ार भी करता। तय हो गया था कि वो छुट्टी पाते ही मेले में आ जाएंगे और दोनों साथ साथ मेला देखेंगे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह नहीं आएंगे 1 पैसा भी खर्चा नहीं करूँगा। लेकिन क्या मालूम कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है। मुझे मेला पहुँचे 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं था। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी, या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता रहा, लेकिन मेला देखने में जी नहीं लगता था। यह संशय हो रहा था कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियाँ खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया कि मकतब होता चलूँ, शायद हलधर अभी वहीं हो।
लेकिन वहाँ तो सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई नहीं था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहा मारा और बोला, बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है, तुम्हारे चाचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी ऐसा तान कर घूंसा मारा कि मियाँ हलधर मुंह के बल गिर पड़े, वहाँ से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दी थी, वह भी ले ली, अब कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, शरीर का लहू पूरा खून सूख गया। वही हुआ जिसका शक हो रहा था। पैर मन भर के हो गए, एक की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी, किसी को लड्डू माना, किसी को पेड़ा माना, किसी को बतासा माना कि सबको कुछ ना कुछ चढ़ाऊँगा। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने इलाके में डीह की ही इच्छा प्रधान होती, मतलब जो गांव का देवता होता है वही मेन होता है। यह सब कुछ किया, लेकिन जब जो निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती, घटाएं उमड़ आती थी। ऐसा लगता था कि आसमान कटकर गिरना चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम को छोड़ छोड़ कर भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जा रहे हैं। गोरू मीन जानवर। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ती चली जा रही है, लेकिन मैं उसी गति से चला जा रहा था मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ ना हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्मा के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती। जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो और भी पिघल जाएगी। रात कट जाने पर कौन पूछता है, सुबह तक सबका गुस्सा ठंड हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि वेदाग बच जाता, लेकिन वहाँ तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधा मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा नहीं थी। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरोठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए थे। मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं। अब चोरी की आदत सीख रहा है, बोल तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी, शब्द भी बाहर निकालते डरता था। पिताजी ने जोर से डांट कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया है कि नहीं? मैंने जान पर खेल कर कहा, हाँ मैंने कहा। मुंह से पूरी बात भी न निकल पाई कि पिताजी का विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते छटपट उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा, ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है तो जब तमाचा पड़ जाएगा तब इसकी जान ही निकल जाएगी। मैंने जो देखा कि मेरी हिम्मत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे बहुधा आयन मौके पर और भी मचल जाते हैं और मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधे थे। सारी देह धूल धूसरित हो गई थी। पूरी शरीर में धूल लगी हुई थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे।
ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भीग गया है। चाची हलधर को डांट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चाची की निगाह पड़ी, बोली, लो आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया है कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा, हलधर ने। अम्मी बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। मतलब झूठ बोलना भी जब खतरा हो तो क्षम्य है, माफ़ हो जाता है, कोई अपराध नहीं है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी ना खाई थी, मेरा तो 2-4 घूंसों में ही काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चाची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया कि हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुत्य नहीं। मैं तो क्षम्य था, मैं कोई अपराध नहीं कर रहा था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार डालूंगा। अम्मा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी इस बच्चे की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझे ही उल्लू बनाने लगे। हलधर ने कहा, मैंने तुझसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वहीं तालाब के किनारे तो। ऐसा था प्रेमचंद का बचपन। तो आपने, उम्मीद है कि इस चैप्टर को एंजॉय किया। एंजॉय करने के साथ साथ आपको यह चैप्टर समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।